दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम साइंस की सीरीज में अगला वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों और वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन है कि तनाव के दौरान पाचन तंत्र की छोटी धमनियों के चारों ओर मांसपेशियों का संकुचन किसके कारण होता है? राइट आंसर है दोस्तों एड्रेनलिन। तनाव हार्मोन आपातकालीन या तनाव की स्थिति में मानव शरीर की अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनालाइन हार्मोन स्रावित करती है, जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। रक्त का पुनर्वितरण यह हार्मोन पाचन तंत्र और त्वचा की छोटी धमनियों को सिकुड़ देता है ताकि वहां रक्त का प्रवाह कम हो और कंकाल की मांसपेशियां तथा मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि आवृतबीजी पौधों में कौन सा पुष्पीय संरचना स्त्री युग्मक को संधारित करती है? पुंकेसर, बाह्यदल, स्त्रीकेसर या पंखुड़ी। दोस्तों, यह सुविधार स्टेनो एएसआई में जो दिसंबर 2025 में पेपर हुआ था उनके प्रश्न हैं और यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्त्रीकेसर। आवृतबीजी पौधों में स्त्रीकेसर पुष्पीय संरचना स्त्री युग्मक को दर्शाती है। मादा प्रजनन अंग आवृतबीजी पौधों में स्त्रीकेसर या कार्पेल मुख मादा प्रजनन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों कि गेमेट्स या युग्मकों में डीएनए की मात्रा क्यों कम होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों यह सुनिश्चित करने के लिए कि निषेचन से बने युग्मज में सही गुणसूत्र संख्या हो। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं दोस्तों, यह एपटेक कंपनी जब से आई है तो साइंस का लेवल हाई कर दिया गया है, इसलिए आप थोड़ा साइंस को विस्तार से पढ़िएगा। अर्धसूत्री विभाजन का प्रवाह जीवों में युग्मकों जैसे शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यह विशेष विभाजन कोशिका में डीएनए की मात्रा को ठीक आधा या अगुणित कर देता है। गुणसूत्रों का संतुलन अब निषेचन के समय नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो दोनों का आधा आधा डीएनए जोड़कर नई संतान में वापस पूर्ण और सही गुणसूत्र संख्या को प्राकृतिक रूप में स्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने पशुओं को पालना शुरू किया? निम्नलिखित में से किसने पशुओं को पालना शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रो मैग्नन मानव। प्रारंभिक मानव का विकास क्रो मैग्नन मानव शारीरिक रूप से आधुनिक मानव होमोसेपियंस का सबसे निकटतम और उन्नत पूर्वज था, जो मुख्य रूप से उच्च पुरापाषाण काल के दौरान यूरोप में निवास करता था। सभ्यता और पशुपालन अपनी बेहतर बुद्धिमत्ता के कारण क्रो मैग्नन मानव ने गुफा चित्रकला और जटिल पत्थर के औजारों के विकास के साथ साथ शिकार और सुरक्षा के भी इंतजाम किए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी वानस्पतिक प्रवर्धन की विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता की समान क्लोन उत्पन्न करता है। वानस्पतिक प्रवर्धन यह मुख्य रूप से पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक अलैंगिक प्रजनन का तरीका है, जिसमें पौधे की जड़, तने, पत्तियों से एक बिल्कुल नया पौधा विकसित होता है। युग्मकों की पूर्ण अनुपस्थिति यह प्रक्रिया बीज, फूल या युग्मकों का कोई भी निर्माण या संलयन शामिल नहीं होता। अनुवांशिक एकरूपता किसी नए जीन के न जुड़ने के कारण इस विधि से उत्पन्न होने वाली सभी नई संतानें आनुवांशिक और भौतिक रूप से अपने मात्र पौधे की बिल्कुल 100% एक समान होती है, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों कि समजातीय गुणसूत्रों के युग्मन का स्थल कौन सा है? समजातीय गुणसूत्रों के युग्मन का स्थल जाइगोटीन है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 1 अवस्था को 5 उपावस्थाओं में बांटा गया है। जाइगोटीन की विशेषता जाइगोटीन वह विशिष्ट उपावस्था है जिसमें समजातीय गुणसूत्र एक दूसरे के पास आकर जोड़े बनाना शुरू करते हैं। सिनेप्सिस क्या है दोस्तों? गुणसूत्र के इस प्रकार जोड़े बनाने की प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहा जाता है, जो जाइगोटीन अवस्था का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जैविक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि मासिक धर्म प्रवाह आमतौर पर कितने दिनों तक रहता है? मासिक धर्म प्रवाह आमतौर पर कितने दिनों तक रहता है? इसका राइट आंसर है 2 से 8 दिन। मासिक धर्म चक्र एक स्वस्थ मानव मादा में मासिक धर्म चक्र औसतन 28 से 29 दिनों का होता है। प्रवाह की अवधि इस चक्र के प्रारंभिक चरण में गर्भाशय की आंतरिक रक्त समृद्ध परत टूटकर योनि मार्ग से बाहर निकलती है। यह रक्तस्राव या मासिक धर्म प्रवाह आमतौर पर 2 से 8 दिनों तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि समसूत्री या माइटोटिक कोशिका विभाजन के बाद मादा मानव कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित में से क्या संभव है? राइट आंसर है 44 + XY।
समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की बिल्कुल समान ही बनी रहती है, यह गुणसूत्रों को आधा नहीं करता। मादा मानव कोशिका, यह स्वस्थ मानव मादा स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें 44 ऑटोसोम और 2 एक्स लिंक गुणसूत्र के रूप में दर्शाया जाता है। 132 क्वेश्चन है दोस्तों कि सफ़ेद फूलों वाले मटर के पौधे और बैंगनी फूलों वाले मटर के पौधे के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप संतति प्राप्त होती है। F2 संतति में बैंगनी सफ़ेद फूलों का अनुपात क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों 3:1। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। मटर के पौधों में बैंगनी रंग प्रभावी होता है और सफ़ेद रंग अप्रभावी होता है। जब बीबी और बीबी के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे विषम युग्मनजी बैंगनी होते हैं। F2 पीढ़ी का निर्माण कैसे होता है? जब इन F1 पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में बीबी और जीनोटाइप्स उत्पन्न होते हैं। फिनोटाइप मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार 4 में से 3 पौधे बैंगनी फूल देंगे और केवल 1 पौधा सफ़ेद फूल देगा। अतः बैंगनी और सफ़ेद फूलों का भौतिक अनुपात 3:1 होगा। दोस्तों, आप क्वेश्चनों की प्रवृत्ति और लेवल देख रहे हैं कि कितना हाई है, तो आपको साइंस को हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 133 है कि यदि डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन के बाद एंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण विफल हो जाता है तो सबसे संभावित तात्कालिक परिणाम क्या होंगे? यह इसका राइट आंसर है दोस्तों, बीज बनते हैं लेकिन वे जीवित नहीं रहते, अजीवित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है यदि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, एंडोस्पर्म का कार्य क्या है? एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन के दौरान एक नर युग्मक ध्रुवीय नाभिक से जुड़कर एंडोस्पर्म भ्रूणपोष बनाता है या बढ़ते हुए भ्रूण के लिए भोजन और पोषण का एकमात्र भंडारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है कि हम जो हवा अंदर लेते हैं वह निम्न द्वारा फिल्टर होती है: नाक की नलियों में बारीक बाल और म्यूकस की परत से, एल्वियोली के सिलिया से, उपस्थिति रिंग से, या स्वर यंत्र में स्वर रज्जु से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाक की नलियों में बारीक बाल और म्यूकस की परत से। श्वसन तंत्र का पहला रक्षक। जब हम सांस लेते हैं तो बाहरी हवा में मौजूद बहुत सारे धूल के कण और सूक्ष्म जीवों को फेफड़ों में जाने से रोकना आवश्यक होता है। फिल्ट्रेशन का प्राकृतिक तंत्र। हमारी नाक की नलियों के अंदर बारीक बालों का एक घना जाल होता है और एक चिपचिपी झिल्ली होती है जिसे म्यूकस या श्लेष्मा कहते हैं। हवा की सफाई। बाल बड़े धूल कणों को रोक लेते हैं जबकि चिपचिपा म्यूकस सूक्ष्म कणों और बैक्टीरिया को फंसा लेता है। इस प्रकार इस प्रणाली से हवा को फिल्टर और साफ करके फेफड़ों में भेजती है। यह दोस्तों हमारी नासिका का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि कौन सा उपकरण हार्मोन संतुलन को बदलकर अंडाणु के निकलने को रोकता है? इसका राइट आंसर है मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां। मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक हार्मोनल विधि है जिसमें आमतौर पर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कृत्रिम संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? हाइपोथैलेमस सचेत चिंतन गलत है दोस्तों, जबकि सेरिब्रम से स्वैच्छिक गतिविधियां होती हैं। मेंडुला अनिच्छिक क्रियाओं का संपादन करता है और सेरिबेलम संतुलन और मुद्रा का। मस्तिष्क के सटीक कार्य। सेरिब्रम स्वैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है, मेडुला अवलांगेटा हृदय गति जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को संभालता है और सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाता है। इन तीनों जोड़े बिल्कुल सही हैं। हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य शरीर के तापमान, भूख, प्यास, हार्मोनल संतुलन को नियंत्रण करना है। सचेत चिंतन और बुद्धिमत्ता पूर्ण रूप से अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि नलियों की पेशीय भित्ति आलिंदों की तुलना में अधिक मोटी क्यों होती है? वे रक्त की प्रतिवाह को रोकते हैं, वे आलिंदों की तुलना में अधिक एकत्रित करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों फेफड़ों में रक्त पंप करते हैं, या वे केवल हृदय के भीतर रक्त पंप करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे शरीर के विभिन्न अंगों और फेफड़ों में रक्त पंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है कि नलियों की पेशीय भित्ति या आलिंदों की तुलना में अधिक मोटी क्यों होती हैं? इसका राइट आंसर सी है। मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 138 है, एक 14 वर्षीय बच्चे की ऊंचाई समानुपातिक रूप से कम है। रक्त परीक्षण में ग्रोथ हार्मोन GH की मात्रा कम लेकिन थायरॉक्सिन की मात्रा अधिक पाई गई। बच्चे की वृद्धि की पैटर्न को कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह समझाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी,
GH या ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण उच्च चयापचय के बावजूद हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि सीमित होती है। आप दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कितना हाई है। यह सूबेदार स्टेनो ASI में आया हुआ क्वेश्चन है। हार्मोन के विशिष्ट कार्य। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन हड्डी और मांसपेशियों की लंबाई बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। दूसरे ओर थायरॉक्सिन शरीर के बेसल मेटाबॉल रेट को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग मुख्य रूप से आवेग उत्पन्न होने से पहले आने वाले संकेतों के योग के लिए जिम्मेदार होता है। राइट आंसर है दोस्तों सेल बॉडी या सोमा। न्यूरॉन की कार्यप्रणाली। न्यूरॉन के डेंड्राइट्स अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के कई छोटे छोटे रासायनिक और विद्युत तापीय संकेतक प्राप्त करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। एक छात्र जो एथलेटिक्स में भाग ले रहा है उसके शरीर में थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन दोनों का स्तर बढ़ा हुआ है। इस स्थिति में कौन सा प्रभाव अपेक्षित कम है। क्वेश्चन नंबर C। तेज ऊर्जा सक्रियण, तेज चयापचय, उच्च हृदय गति। हार्मोन का प्रभाव। एथलेटिक्स दौड़ के दौरान शरीर को तुरंत भारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को अत्यधिक बढ़ा देता है जिससे कोशिका तेजी से ऊर्जा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है कि इन आंतरिक घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम तंत्रिका को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर है C। अंतर्ग्राही तंत्रिका। इंटरऑस्पेक्टिव तंत्रिका शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, आंत, फेफड़ों के उत्तेजना को ग्रहण करती है। कार्य मस्तिष्क की आंतरिक स्थिति की जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 142 है विटामिन खालिस्तान टोकोफेरोल नामक निकट संबंधी लिपिड के समूह का सामूहिक नाम है। राइट आंसर है E। विटामिन E टोकोफेरोल। विटामिन E को रासायनिक रूप से टोकोफेरोल कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 143 है कौन सा चैनल प्रोटीन बाह्य अंगों बाह्य संकेतों के ग्राही रिसेप्टर और आयन चैनलों दोनों के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। लेगेंड गेंटल चैनल। लेगेंड गेंटल चैनल कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। जब कोई विशिष्ट अणु इनसे जुड़ता है तो ये अपना आकार बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य प्रोटोकार्डेटा में शामिल नहीं है। प्रोटोकार्डेटा में शामिल नहीं है। यह ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेनियटा, आंसर B। प्रोटोकार्डेटा अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच के जीव हैं जिनमें यूरोकार्डेटा और सेफालोकार्डेटा शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है हेनली के लूप और उनकी समांतर व्यवस्था किस प्रकृति के मूत्र उत्पादन के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा D। हाइपरोमस्टिक अति पराशरी मूत्र। सांद्रण तंत्र। हेनली का लूप और बासा रेक्टा मिलकर काउंटर करंट मैग्नेज्म बनाते हैं। यह गुर्दे के मेंडुला भाग में उच्च सांद्रता बनाए रखता है जिससे पानी का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आमतौर पर एक अवशोषित स्तरित जल संतृप्त चैनल के रूप में देखा जाता है जो झिल्ली के आर पार फैला होता है। इसका राइट आंसर है चैनल प्रोटीन। आंसर A। चैनल प्रोटीन कोशिका झिल्ली में एक सुरंग या छिद्र बनाते हैं जो पानी भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 148 है कि न्यूरॉन जो पूरी तरह से CNS के भीतर होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है इंटरन्यूरॉन्स। क्या कहलाते हैं इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स विशेष रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाते हैं। वे संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच संकेतों को जोड़ने और संसाधित करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है कि खालिस्तान मछली, मोलास्क, क्रस्टेशियन और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती है और वैश्विक मांस उत्पादन का एक प्रमुख साधन है। इसका राइट आंसर है मत्स्य पालन। क्या है? मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 150 है कि इमिटेशन अनुकरण के उस प्रकार की पहचान करें जहां जानवर दूसरों की प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पर्यावरण के किसी विशेष भाग की ओर अपनी गतिविधियों को निर्देशित करता है। इसका राइट आंसर है स्थानीय संवर्धन। क्या है? स्थानीय संवर्धन। व्यवहार। स्थानीय संवर्धन में एक जानवर एक ध्यान किसी विशेष स्थान वस्तु की ओर इसलिए जाता है क्योंकि उसने वहां दूसरे जानवर को सक्रिय देखा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 हेक्सो शर्करा के पहले कार्बन के बीच ग्लाइकोसिडिक बंधन जो टेट्रालोज बनाता है उसे किस रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ए। राइट आंसर है सी GLC। अल्फा 1 और GLC।
चलिए दोस्तों, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह तो आपको पता ही होगा, एक सरल सा क्वेश्चन आया है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है मस्का डोमेस्टिका। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। अगला क्वेश्चन देखते, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है, आर्थ्रोपोडा संघ की है दोस्तों। वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है? वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है? वैज्ञानिक नाम का पहला शब्द क्या दर्शाता है? वंश दर्शाता है। कैरोलस लिनियस की द्विपद नामकरण पद्धति के अनुसार प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के दो भाग होते हैं। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द प्रजाति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि प्लेग किसके माध्यम से फैलता है? प्लेग किसके माध्यम से फैलता है? चूहा पिस्सू। चूहा पिस्सू। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं के काटने से फैलता है। इसे काली मौत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, एटीपी में किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? एटीपी में किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? राइट आंसर है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है। जब एटीपी का जल अपघटन होता है तो फास्फोट बंधन टूटता है और एटीपी एडीपी में बदल जाता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 156 है, एलिफेटियासिस का रोग कारक निम्नलिखित में से क्या है? एलिफेटियासिस, इसका राइट आंसर है फाइलेरिया कीड़े, हाथी पाँव। इसी को हम एलिफेटियासिस हाथी पाँव रोग फाइलेरियस कृमि के कारण होता है। यह परजीवी लसिका वाहिकाओं में अवरुद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 157 है कि टीकाकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? टीकाकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित किया। 158 है कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है ब्लू बेबी सिंड्रोम। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता होती है तो यह शरीर में नाइट्राइट में बदल जाता है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। इससे शिशुओं की त्वचा नीली पड़ जाती है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन में श्वास नली के सामने स्थित होती है, तितली के आकार की होती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 160 है कि फेफड़े खालिस्तान में स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं राजा? फेफड़े हमारे फुफ्फुस गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? फुफ्फुस गुहा में। फेफड़े वक्ष गुहा के भीतर अपनी अपनी फुफ्फुस गुहाओं में सुरक्षित रहते हैं। यह गुहा तरल पदार्थ से भरी होती है जो सांस लेते समय घर्षण को कम करती है और फेफड़ों की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 161 है कि परिधीय तंत्र में कौन सी कोशिका माइलिन आवरण बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन कोशिकाएं, श्वान कोशिकाएं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर माइलिन शीथ का निर्माण श्वान कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यही कार्य ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती हैं। क्वेश्चन नंबर 162 है कि मानव वयस्क में सामान्य रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर। मानव वयस्क में सामान्य रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है। एक स्वस्थ वयस्क मानव में औसतन शरीर की 5 से 6 लीटर होती है। शरीर के कुल वजन का 7 से 8% होता है। क्वेश्चन नंबर 163 है कि डायफ्राम कैसे संक्रमित होता है? इसका राइट आंसर है ए, फोरेनिक तंत्रिकाओं द्वारा C3 से C5 तक उत्पन्न होती हैं। डायाफ्राम को मुख्य रूप से फ्रेनिक तंत्रिका द्वारा संकेत मिलते हैं। यह मूलतः रीढ़ की हड्डी के ग्रीवा खंडों C3, C4, C5 से निकलती हैं। उंगलियों की अस्थियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 है, उंगलियों की अस्थियों को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है फैलेजेंस। क्या कहते हैं? फैलेजेंस। उंगलियों की अस्थियों को फैलेजेंस कहते हैं। हाथ और पैर की अंगुलियों की हड्डियों को फैलेजेंस कहा जाता है। मानव हाथ में कुल 14 फैलेजेंस होती हैं, अंगूठे में 2, बाकी उंगलियों में 3-3। क्वेश्चन नंबर 165 है, इनमें से कौन सा प्राइमेट आधुनिक मनुष्य के सबसे निकट है? इसका राइट आंसर है चिंपांजी। क्या है? चिंपांजी।
डीएनए अध्ययनों से पता चला है कि चिंपांजी और मनुष्य के जीनोम में लगभग 98 से 99% समान है। यह इंगित करता है कि विकासवादी क्रम में चिंपांजी आधुनिक मनुष्यों के सबसे करीबी जीवित है। क्वेश्चन नंबर 166 है कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन की क्या भूमिका है। राइट आंसर है ए, इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है और ग्लाइकोजेनोसिलेसिस को रोकता है। इंसुलिन यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। 167 है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से बीमारियों की बचाव के लिए लगाया जाता है। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। ये आंसर राइट हो जाएगा। संयोजन टीका डीपीटी डिप्थीरिया, इसे गलघोंटू कहते हैं, पर्टुसिस काली खांसी और टेटनस धनु स्तंभ। पिट्यूटरी ग्रंथि खाली स्थान में स्थित है। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी मस्तिष्क का आधार है। क्या है? मस्तिष्क का आधार है, मतलब मस्तिष्क में स्थित है। टेंडन और लिगामेंट किसके बने होते हैं? टेंडन और लिगामेंट सघन संयोजी ऊतक से बने होते हैं। टेंडन और लिगामेंट सघन संयोजी ऊतक से बने होते हैं। टेंडन जिसे हम कंडरा, लिगामेंट जिसे स्नायु कहते हैं, यह नियमित संयोजी ऊतकों से बने होते हैं या संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं। इनमें कोलेजन फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो इन्हें मजबूती प्रदान करती है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 170 है कि लार खालिस्तान के पाचन में मदद करती है। लार खालिस्तान के पाचन में मदद करती है, वो है स्टार्च एंजाइम। लार एंजाइम टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज के रूप में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 171 है कि निचले श्वसन पथ में कौन सी संरचनाएं शामिल हैं। इसका राइट आंसर है श्वासनली, ब्रांकाई और फेफड़े। निचले श्वसन पथ में हमारी श्वासनली, ब्रांकाई और फेफड़े स्थित होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।